भाई नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। बड़े ध्यान से समझना, जो लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक है आप ऑलरेडी डिमांड के बारे में जान चुके हैं। वही चीज़ को अफेक्ट करता है कि जो डिमांड है उस पर दो तरीके से अफेक्ट पड़ता है। एक उसके प्राइस से अफेक्ट पड़ जाए तो, और एक होता है इनडायरेक्ट फैक्टर से अफेक्ट पड़ जाए तो। प्राइस से अफेक्ट डायरेक्ट पड़ता था, डायरेक्ट रिलेशन था, प्राइस बढ़ता था डिमांड कम हो जाती थी, प्राइस कम होता था तो डिमांड बढ़ जाती थी। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यही हमारे डिमांड का लॉ है, यही हमारे डिमांड के लॉ को एक्सप्लेन करता है। पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? स्टेट करता है कि जब भी प्राइस होता है गुड्स का वो इंक्रीज होता है। प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज। प्राइस आप बढ़ा रहे हो तो डिमांड क्या होती है? क्वांटिटी डिमांड। देखो डायरेक्ट फैक्टर है ना, इसलिए क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, और जब भी प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इनडायरेक्ट फैक्टरों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब प्राइस पे फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि प्राइस में तो बढ़ने का रीजन टैक्स भी हो सकता है जो कि इनडायरेक्ट फैक्टर है। तो हमें पढ़ना डायरेक्ट फैक्टर, मतलब बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं हुआ, मार्केट में प्राइस बढ़ा दिया, डिमांड हो गई कम। मेरे भाई पीछे बैठो। डिमांड हो गई कम, और अगर प्राइस कम कर दिया तो डिमांड हो गई ज्यादा। ये लॉ ऑफ डिमांड है। और देखो यही सेम हमने डायग्राम और स्केड्यूल देखेंगे, यही सेम डायग्राम है। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप देख रहे हो प्राइस अगर हम बढ़ाएंगे, ये डिमांड बढ़ रही है जब प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्राइस 5 से 4 हुआ, डिमांड 1 से 2 बढ़ गई, तो देखो नया पॉइंट मिला। फिर प्राइस 4 से 3 करा, डिमांड और बढ़ गई, तो हमें एक और नया पॉइंट मिला। फिर प्राइस 3 से 2 हो गया, डिमांड और बढ़ गई। तो क्या हो रहा है? ये इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है डिमांड और प्राइस का। कोई दिक्कत तो नहीं। और इसी को डिमांड शेड्यूल की फॉर्म में 5 4 3 2 1 और डिमांड 1 2 3 4 5, बेसिक सी बात। इसके बाद जैसे ही आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करोगे तो सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन लिख के देनी है, फिर डायग्राम और शेड्यूल बनाना है। इसके बाद आपको तुरंत उसकी अजम्पशन लिखनी है। अजम्पशन पता है? अजम्पशन मतलब क्या मान रहे हैं हम, अज्यूम क्या कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, अजम्पशन में ये ध्यान से सुनना है इसको समझने के लिए, सिर्फ डायरेक्ट में फर्क पड़ रहा है या इनडायरेक्ट में फर्क पड़ रहा है? सिर्फ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में फर्क तो नहीं पड़ रहा ना। तो पता है सारी अजम्पशन क्या होगी कि इनडायरेक्ट फैक्टर रिमेन सेम। इनडायरेक्ट फैक्टर में देयर इज नो चेंज। मतलब पहला फैक्टर क्या था इसका? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तुम पता क्या लिखेंगे अजम्पशन में? पहला लिखेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन सेम। इनकम ऑफ कंज्यूमर दूसरा इनडायरेक्ट फैक्टर था, रिमेन सेम। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। टैक्स एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट रिमेन सेम। सीजनल वेदर या ये सब डज नॉट चेंज। यानी कि सारे इनडायरेक्ट फैक्टर के आगे लिख देना रिमेन सेम। देखो ध्यान से देखो, कंजम्पशन कंज्यूमर की जो इनकम है सेम है, रिलेटेड गुड्स नो चेंज, कंज्यूमर की प्रेफरेंस नो चेंज, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, सारे इनडायरेक्ट फैक्टर को सेम दिखाना है। यही हमारी अजम्पशन है, बस और कुछ नहीं करना। रुक जाओ, भी आ गया हो। अब कहता है कारण बताओ लॉ ऑफ डिमांड का। मतलब कहता है हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। कारण पूछ रहा है, कह रहा है इसका कारण क्या है भाई? तो भैया प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, इसका कारण सिंपल सी चीज है, इनवर्स रिलेशन जो भी है उसका कारण क्या है, रीजन। रीजन क्या है ये हमें समझनी है। मैं अब समझाता हूं आपको। सबसे पहला द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप एक और चैप्टर में समझोगे जो है कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ने वाला चैप्टर, लेकिन मैं इसको आपको यही समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। एक कंज्यूमर है, मैंने आप मान लो आप भूखे बैठे हो, मैंने आपको एक भटूरा खिला दिया, आप बड़े मनोरंजित तरीके से खाओगे, बड़ा मजा आएगा आपको, एंजॉय करोगे, कहने का मतलब है। फिर मैंने आपको एक और भटूरा दिया, आप फिर भी एंजॉय करोगे। लेकिन पहले जैसे हम भूखे में खाना खाते जाते हमारा पेट भरता जाता है। जैसे जैसे हम ज्यादा खाते हैं हमारे को वो ज्यादा वाली यूनिट कम सेटिस्फेक्शन देती है, मजा नहीं आता। एक टाइम ऐसा आ जाता है खिलाते वही खाने से बोरियत हो जाती है, ऐसा लगता है ये खाना तो खिलाओ ही मत, है कि नहीं?
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को समझने के लिए पहले आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझना है। कुछ नहीं है, दो खाया, जैसे मान लो आपने दो खाया, दो के बाद आपने तीन खाया, कितना एडिशनल खाया, एक एडिशनल खाया, ये कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल कितना खा रहे हो। तो जब कंज्यूमर, जो पर्सन है, वो कंज्यूम करता है एक गुड को दोबारा या ज्यादा, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन उसे मिल रही है हर एक एडिशनल यूनिट से, वो कम लगेगी उसे सेटिस्फेक्शन। मतलब केले खा रहे हो, दो केले खाओगे अच्छा लगेगा, तीसरा खाते जाओगे, चौथा खाते जाओगे, तो जब आप केले की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो तो ज्यादा मोर सक्सेसिव यूनिट आपको लेस सेटिस्फेक्शन देती है। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे लिखेंगे सुनना पहले। व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, द एडिशनल यूनिट गिव्स लेसर सेटिस्फेक्शन। लिखवा दूंगा, अभी पूरा लिखवाऊंगा आराम से। एंड दैट्स वाई जब वो एडिशनल यूनिट को दोबारा कंज्यूम करने जाएगा तो वो उसके लिए प्राइस कम पे करना चाहेगा। वो चाहेगा कि अब मैं ज्यादा प्राइस नहीं पे करूंगा। तो देखो, जब प्राइस ज्यादा है तो लोग सिर्फ वही खरीदेंगे जो जितनी उनकी जरूरत है, सेटिस्फेक्शन। जैसे टमाटर की बात कर लें या प्याज की बात कर लें, जब सस्ता हो या नॉर्मल प्राइस हो तो सलादों में बन बनकर इस्तेमाल हो रहा होता है कि अगर मैं एक खाया, अगर मैंने कोई चीज एक खाई तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अच्छी मिल रही है। फिर मैंने दो खाई तो भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। लेकिन जब मैं तीन खा रहा हूं तो पैसा तो मुझे उतना ही देना पड़ रहा है ना, लेकिन क्या मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी? नहीं, पैसा उतना ही पे करना पड़ रहा, बल्कि ज्यादा ही पे करना पड़ रहा होगा, क्योंकि चीजें महंगी है। तो इंसान चाहेगा कि वो कम खरीदे। तो देखो, जब प्राइस कम हो जाता है तो वो ज्यादा विलिंग करता है खरीदने की, सिंस द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स ग्रेटर देन द लोअर प्राइस, क्योंकि उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ यू ऑलरेडी हैव 5 चॉकलेट बार्स, द सिक्स्थ वन इज नॉट सेटिस्फाइंग as you will only buy the more if the price is lower। हो गई, आप 5 खा चुके हो, अगर चॉकलेट अब सस्ती मिलने लगी ना तो ही आप खरीदोगे, वरना आप कहोगे कि खा चुका हूं ऑलरेडी, सेटिस्फेक्शन आ चुकी है, और अगर और खाऊंगा तो वर्थ नहीं है मेरे लिए। वर्थ क्यों? क्योंकि आपको पता है चीज महंगी भी है और आप ऑलरेडी कंजम्पशन कर भी चुके हो, आपको पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा उसके लिए, और उसके लिए सेटिस्फेक्शन मिलेगी भी नहीं, आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वही कोई इंसान पहली बार खा रहा हो उस चीज को, तो उसके लिए वो वर्थ है। वर्थ समझ रहे हो क्या चीज? कि प्राइस के हिसाब से उतनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। दूसरा, इनकम इफेक्ट, मतलब इनकम से बड़ा प्रभाव पड़ता है क्वांटिटी डिमांड पे। अब आप बोलोगे भैया ये तो इनडायरेक्ट फैक्टर है। मेरे भाई नहीं नहीं नहीं, ध्यान से समझो। इनडायरेक्ट फैक्टर ठीक है, लेकिन इससे आपकी एक्चुअल में भले प्राइस बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, फर्क पड़ता है। लॉ ऑफ डिमांड का ये बहुत बड़ा कारण है। कैसे? कि इनकम से देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अगर मान लो एक चीज का दाम सही में कम हो जाए, जैसे मैं आपको बताता हूँ आईफोन के लिए, आईफोन सितंबर से अक्टूबर सेल में आते हैं। मान लो जनरली आईफोन का प्राइस 70,000 रुपए है और फॉर एग्जाम्पल वो 50 हो जाए, तो इंसान क्या कहेगा? वो कहेगा यार कि मान लो मैं 50,000 अफोर्ड कर सकता हूं, तो प्राइस क्या हुआ? फॉल। तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब उसको वो अफोर्ड कर पाएगा। तो इनकम पे अफेक्ट पड़ता है मेरे भाई, इनकम का अफेक्ट पड़ता है। कैसे? जब भी प्राइस कम हुआ, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ी, इसका मतलब अब वो उसको अफोर्ड कर सकता है कि वो उसी दाम पे ज्यादा गुड्स को खरीद सकता है। या जब भी प्राइस कम होता है तो क्या हुआ, सॉरी, जब भी प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर का जो इफेक्ट है इनकम का, वो लगेगा कि यार मेरी इनकम, भले ही मेरी इनकम कम नहीं हुई, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से मेरी इनकम मुझे क्या नजर आ रही है? कम नजर आ रही है। जिस वजह से वो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। जितना बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे अगर एक फ्रूट का प्राइस है वो कम हो जाए तो एक इंसान जो है वो ज्यादा फ्रूट खरीद लेता है, बिकॉज दे फील रिचर। तो समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इनकम से क्या फर्क पड़ रहा है भाई? इससे भी लॉ ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड पे फर्क पड़ता है। तीसरा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये क्या है? अब देखो ये सारे इनडायरेक्ट फैक्टर है, लेकिन यही कारण है लॉ ऑफ डिमांड के मेरे भाई, इन्हीं की वजह से लॉ ऑफ डिमांड होता है। देखो, ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट जब होता है, जब एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज आया, तो इस वजह से हुआ क्या? मोर और लेस अट्रैक्टिव कंपेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट। अगर एक प्राइस है
एक किसी चीज का एक प्राइस है, वो अगर कम हुआ या मान लो ज्यादा होगा, ज्यादा का केस करते हैं, तो जो उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट है लोग उस पर अपने आप ही शिफ्ट होने लग रहे हैं। यार कौन खरीदेगा, तो महंगा है, ऊपर से महंगा हो गया, बेकार है, ये कंज्यूम करो, ये कंज्यूम। जब एक प्राइस एक गुड का बढ़ेगा तो कंज्यूमर जो है ना वो सब्स्टिट्यूट पे जाएगा, क्योंकि अब वो चीपर अल्टरनेटिव ढूंढेगा, जिस वजह से वो डिक्रीज कर देगा डिमांड, और मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की डिमांड जो भी बढ़ गई है उसकी डिमांड कम कर देगा अपने आप। जैसे मान लो प्राइस कम हो गया किसी चीज का, प्राइस बढ़ गया सॉरी किसी चीज का, तो क्या होगा आज, तो इंसान सोचेगा अरे ये कौन खरीदेगा, इससे बढ़िया तो इसका सब्स्टिट्यूट खरीद लेता हूँ जो इसी के जैसा सेम है, उसको खरीदूंगा, उससे मेरा फायदा हो जाएगा। तो एट लास्ट सब्स्टिट्यूट में फर्क पड़ा, डिमांड कम क्यों हुई, लोग महंगा खरीद नहीं रहे, लोग उसके लेकिन अगर मान लो कोई होता ही नहीं मार्केट में, तो उसको फिर जबरदस्ती वही खरीदना पड़ता। देखो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है, इसीलिए प्राइस लॉ ऑफ डिमांड बना। अगर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ही नहीं होता तो क्या लॉ ऑफ डिमांड होता। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो इनडायरेक्ट था, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है मैं क्लियर करता हूँ। इनडायरेक्ट में आप टी और कॉफी की बात करते थे, वहां पे आप बोलते थे प्राइस अगर टी का बढ़ जाए तो डिमांड किसकी बढ़ रही है, एट लास्ट हम किसकी बात कर रहे थे वहां, टी या कॉफी की, तो हम वहां बात कर रहे थे कॉफी की, हम बात कर रहे थे कॉफी की, कि कॉफी की डिमांड बढ़ रही है जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स टी का प्राइस बढ़ रहा है, एट लास्ट डिमांड हो रही है, बात हो रही है कॉफी की, क्यों, क्योंकि कॉफी का प्राइस कम नहीं हुआ था लेकिन फिर भी डिमांड चेंज हो रही है, इनडायरेक्ट फैक्टर। लेकिन यहाँ हम इनडायरेक्ट की बात ही नहीं कर रहे, छोड़ो उसको, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट की ही, चाय की ही बात कर रहे हैं हम। जब प्राइस चाय का बढ़ जाएगा तो लोग चाय की डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे। हम इनडायरेक्ट की बात ही नहीं कर रहे, हम सब्स्टिट्यूट का यूज डायरेक्ट में ले रहे हैं, समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना। एग्जाम्पल, टी का प्राइस बढ़ा तो लोग कॉफी खरीदेंगे, जिस वजह से जो टी की डिमांड है वही बढ़ जाएगी, लेकिन आपने इनडायरेक्ट में ये नहीं पढ़ा था, आपने तो वहां कॉफी की बात करी थी। न्यू बायर इफेक्ट, जब भी प्राइस कम होता है तो खुद सोचो ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 दोस्त थे, 5 में से 3 दोस्त की जेब में 20 रुपए हैं, और 2 दोस्त की जेब में से एक की जेब में 40 रुपए और एक की जेब में 50 रुपए, प्राइस है 28 रुपए। तो आप बोलोगे भैया ये दोनों खरीद लेंगे, लेकिन ये 3 लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि इनकी जेब में 20 रुपया है, लेकिन इसका प्राइस हटा के मैं 19 कर दूं, तो आप बोलोगे भैया क्योंकि आपने प्राइस कम करा, डिमांड क्यों बढ़ रही है, नए बायरों की वजह से, क्योंकि ये पहले आपके बायर नहीं थे, ये पहले आपके ग्राहक नहीं थे, अब ये आपके ग्राहक बन गए, क्यों, क्योंकि अब ये इसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो नया बायर इफेक्ट मतलब मार्केट में नए बायर का इफेक्ट पड़ता है। एट लास्ट तो फर्क प्राइस कम और डिमांड का ही है। यहाँ आप यूं मत सोचना कि इनकम में फर्क पड़ रहा है, नहीं, प्राइस में ही पड़ रहा है। यहाँ मत सोचना सब्स्टिट्यूट में पड़ रहा है, नहीं, प्राइस में ही पड़ रहा है। यहाँ आप यूं मत सोचना कि नए बायर आ रहे हैं तो प्राइस में डिमांड में फर्क पड़ रहा है, नहीं 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 नहीं, पहले प्राइस में चेंज हो रहा है फिर डिमांड में चेंज हो रहा है, जिससे नए बायर आ रहे हैं, या फिर पहले प्राइस में चेंज हो रहा है जिस वजह से लोग सब्स्टिट्यूट में भाग रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है। इनकम इफेक्ट में अगर प्राइस बढ़ जाएगा लोगों की औकात, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, वो डिमांड कम कर देंगे। तो एट लास्ट फर्क डायरेक्ट में ही है, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है कि लोग कहाँ शिफ्ट होंगे, कैसे शिफ्ट होंगे। अगला कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, ये भी, अब ये भी तो इनडायरेक्ट ही है। इसे मान लो, ध्यान से समझना, कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट करा प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो वो आज अपनी डिमांड बढ़ा देगा, बोलेगा अरे मैं इसको खरीद रहा हूँ, अपने खरीद रहा हूँ, और करंट प्राइस भले ही हाइयर हो, है ना, टू अवॉइड पेइंग एट हाइयर प्राइस लेटर, इफ द एक्सपेक्ट प्राइस फॉल इन फ्यूचर दे माइट रिड्यूस डिमांड नाउ एंटिसिपेटिंग बेटर डील्स लेटर। मतलब अब मान लो हुआ क्या, उस बंदे ने सोचा प्राइस कल को बढ़ जाएगा, आज ही जाके डिमांड बढ़ा देता हूँ, लेकिन हुआ क्या, प्राइस एक्सपेक्ट करा, अगर उसने एक्सपेक्ट करा कि इसका प्राइस कल को क्या हो जाएगा, कम, तो वो अपनी डिमांड भी आज कम कर देगा। अगर मान लो आज सोना महंगा है, कल को आपको पता है सस्ता होने वाला है, तो आज आप जाके खरीदने लग जाओगे, ये बोलेगा बाद में खरीदेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप आज तो प्राइस ज्यादा है, लेकिन फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है तब, आज तो प्राइस ज्यादा है ना, तो आप डिमांड क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट तो फैक्टर, डायरेक्ट फैक्टर ही तो है। प्राइस आज ज्यादा है, आपको पता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा, आपको पता है फ्यूचर में प्राइस कम होगा, आज ज्यादा है उसके हिसाब से, तो आज आपने डिमांड क्या कर दी अपने आप ही, आज आप खरीदने नहीं जाओगे, बोले बाद में खरीदेंगे। तो ये भी एक है, ठीक है।
उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, और सारे पढ़ लिए, छोड़ दो, पढ़ लेते हैं चलो। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट ऑल्सो इन्फ्लुएंस डिमांड, मतलब जब एक प्राइस बढ़ेगा गुड्स का तो उसके सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं, लोग उस पर शिफ्ट हो जाएंगे और इस वजह से डिमांड कम हो जाएगी ओरिजिनल प्रोडक्ट की। और जब प्राइस, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। तो हम लोग जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक देख रहे हैं दैट इज एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब ऐसी सिचुएशंस जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता? बोलता है व्हेन लॉ ऑफ डिमांड जनरली होल्ड्स ट्रू, there are certain situations when demand does not follow the usual inverse relationship with the price। क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हो गई, ये हमें पता है, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। तो बोलता है कुछ ऐसे यूनिक फैक्टर है जहां पर ये फॉलो नहीं होता। तो अगर हम बात करें गिवन गुड्स की, तो गिवन गुड्स में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर चीज का प्राइस था और आज वो गिवन गुड्स है, मतलब थोड़ा सा लो क्वालिटी, थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर मैंने उसका प्राइस बढ़ा दिया तो जनरली होना क्या चाहिए, जब भी हम प्राइस बढ़ाते हैं डिमांड कम हो जाती है। लेकिन इसमें प्राइस बढ़ने से हम ये नहीं कहेंगे डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करो, एक प्रोडक्ट था पी, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है पी और एक प्रोडक्ट है क्यू, ये दो प्रोडक्ट है, इसका आज प्राइस बढ़ा दो इसका आज आप प्राइस बढ़ा दो। अगर हम बात करें इसकी डिमांड की, तो अभी हम बात नहीं कर रहे, तो ऑलरेडी ये गिवन क्वालिटी का गुड्स था, घटिया क्वालिटी, लोग हो सकता है इस पे शिफ्ट होके क्यू वाले पे चले जाए। बट जैसे वो देखेंगे इसका सब्सटीट्यूट क्यू वाले पे, जैसे वो सोचेंगे कि हम इसका सब्सटीट्यूट खरीद लेते हैं, क्यू वाले पे जाते हैं, तो क्यू वाले का प्राइस तो ऑलरेडी इससे भी ज्यादा हाई है। फॉर एग्जाम्पल इसका प्राइस 10 रुपए था और इसका प्राइस तो ऑलरेडी 20 रुपए, अब इसका प्राइस 10 रुपए से 12 रुपए हो गया। तो अब लोग जब देख रहे हैं इस गुड्स को, तो लोग कहेंगे कि यार ये तो 10 रुपए से 12 रुपए हुआ, सिर्फ 2 रुपए बढ़ा है। इस पे शिफ्ट होना, सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट होना तो भी बहुत महंगा है, क्यों ना हम 12 रुपए ही खरीद लें, क्यों ना हम 12 रुपए का ही प्राइस एक्सेप्ट कर लें। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ? नहीं हुआ लॉ ऑफ डिमांड। ये हमारा गिवन गुड्स का केस था। अगर हम आगे देखें वेबलेन गुड्स, वेबलेन गुड्स लग्जरी गुड्स है जिसकी डिमांड बढ़ती ही है अगर उसका प्राइस बढ़ता है, बिकॉज प्राइस इटसेल्फ मेक द प्रोडक्ट मोर डिजायरेबल। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो जितने महंगे होते हैं फिर भी लोग उनकी डिमांड कर रहे होते हैं उतनी। फॉर एग्जांपल आईफोन, आईफोन का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी ही, और हर साल देखो आप प्राइस बढ़ता ही आ रहा है, लेकिन क्या उसकी डिमांड कम हो रही है? नहीं, बिकॉज लग्जरी है, लोग को और इच्छा होती है कि ये खरीदेंगे, लाइफस्टाइल शो करेंगे और शो ऑफ करेंगे। तो वेबलेन गुड्स, यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ ही रहा है। अगर हम तीसरा बात करें नेसेसिटीज गुड्स, अब जायज बात है, कोई ऐसा गुड्स जो आपकी जरूरत है उसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या आप उसकी डिमांड कम कर दोगे? नहीं। तो जनरली कुछ ऐसे मेडिसिन, फ्यूल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इनकी डिमांड नहीं कम होगी अगर इनका प्राइस भी बढ़ जाए। तो अगर रेलवेज आज अपने टिकट्स का प्राइस थोड़ा बढ़ा दे तो क्या लोग रेलवेज में कम सफर करने लग जाएंगे? नहीं, वो फिर भी करेंगे, बिकॉज नेसेसिटी है, एसेंशियल है चीजें। उसके अलावा सबसे, और वो स्टिल बहुत ज्यादा चीपर है, और वो ऐसा है जो बेस्ट आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा है ना, आपको अच्छा ट्रांसपोर्ट दे रहा है। दूसरा स्पेक्युलेटिव गुड्स, इन केसेस वेयर कंज्यूमर एक्सपेक्ट फ्यूचर राइज इन प्राइसेस, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर की फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, दे मे इंक्रीज देयर डिमांड नाउ इवन एट हायर प्राइसेस। तो अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल बंदे ने सोचा आज इसका प्राइस 100 रुपए, उसको लगा ज्यादा है, उसको लगा भी तो ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा वो, उसको लग रहा है भविष्य में इसका प्राइस 150 रुपए हो जाएगा। अब अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन उसको ये लग रहा है कि ये प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसने क्या करा, आज ही इसको परचेज कर लिया जाके। तो देखो प्राइस में आज कोई चेंज नहीं हो रहा, या प्राइस समझ लो महंगा ही है या सस्ता है, कुछ भी समझ लो, लेकिन वो इंसान फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि प्राइस भविष्य में बढ़ेगा और उस वजह से वो उसको आज ही जाके खरीद रहा है। तो यहाँ पर आप देखो क्या प्राइस एक्चुअल में राइज हुआ? नहीं, एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में बढ़ेगा, लेकिन डिमांड, प्राइस में आज कोई चेंज नहीं हो रहा, वो अपने आप ही डिमांड बढ़ा रहा है जाके। तो ये भी इनडायरेक्ट फैक्टर है। क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ कि प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है? इन सभी केसेस में जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ कोई भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा। नेक्स्ट अगर हम चले कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्राइसेस, बिल्कुल सेम ये वही है, स्पेकुलेटिव गुड्स। आगे चलते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको हमें अच्छे से समझना है। सबसे पहले मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। आपको पता है प्राइस पे अफेक्ट पड़ने वाले दो फैक्टर होते थे, एक डायरेक्ट फैक्टर होता था और एक इनडायरेक्ट फैक्टर होता था। प्राइस में अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाती थी, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। एक प्रोडक्ट का सिंपल रिलेशन होता है उसके प्राइस से, अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो जायज बात है उसका डिमांड कम होगा, ये हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट फैक्टर ऐसे होते हैं कि भैया कभी कभी प्राइस में नहीं फर्क पड़ता, किसी अदर फैक्टर में फर्क पड़ता है जिस वजह से हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं,
यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्राइस की वजह से ही हम चेंजेस पढ़ेंगे। तो यहाँ हम दो चेंजेस पढ़ने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझना। एक को कहा गया है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और एक को कहा गया है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये इनडायरेक्ट फैक्टर है, देखो यहाँ चेंज इन डिमांड लिखा है और यहाँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लिखा है, बिकॉज ये डायरेक्ट फैक्टर है। यहाँ आप पढ़ोगे कि उसके प्राइस से क्या उसकी डिमांड में चेंज हो रहा है, यहाँ आप पढ़ोगे कि अदर फैक्टर से क्या उसकी डिमांड में चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब किस वजह से होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है प्राइस के वजह से। हम शुरू से डिमांड में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड मतलब डायरेक्ट फैक्टर, सिर्फ डिमांड मतलब इनडायरेक्ट फैक्टर। तो जायज बात है क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है उसके प्राइस की वजह से, जिस वजह से क्या होता है डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है। मैं साइड बाय साइड आपको समझाऊंगा। अब देखो ये इसे नाम क्यों दिया गया है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इसको नाम क्यों दिया गया हम ये समझ रहे हैं इसे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्यों कहा गया। तो हमें पता है यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांड होती है, हमारा प्राइस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस था और सपोज ये डिमांड थी, ठीक है ना, या फिर एक काम करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये 3 स्टेज है प्राइस के, सपोज ये 3 स्टेज है डिमांड के। फॉर एग्जांपल ये प्राइस था, ये डिमांड थी, तो डिमांड कर्व हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा प्राइस था, ये हमारा डिमांड है। अगर मैं, ध्यान से समझना, अगर मैं प्राइस कम कर दूँ, अगर मैं प्राइस कम कर दूँ तो मुझे पता है डिमांड मेरी बढ़ेगी। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ गया, तो मेरा डिमांड बढ़ा क्योंकि प्राइस कम हुआ। अगर मैं प्राइस और कम कर दूंगा तो मेरा डिमांड और बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो मेरे दो केसेस देख रहा हूँ, जब मेरा प्राइस यहाँ था तो मेरी डिमांड यहाँ थी, तो उस हिसाब से ये पॉइंट होएगा। जब मेरा प्राइस और कम हुआ मेरी डिमांड यहाँ बढ़ गई, और पहले वाले केस में मेरा ये डिमांड था जब ये प्राइस था, इस हिसाब से ये मेरा डिमांड कर्व है। इसी को मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहूँगा। तो आप देखो इस डिमांड कर्व में एक चीज है कि ये डिमांड कर्व अगर प्राइस कम हो रहा है तो देखो इधर मूवमेंट गई डिमांड कर्व की। अगर प्राइस, ध्यान सुनना, अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं तो पहले इस केस पे आते हैं, इस केस पे ध्यान से देखना। इस केस में आप देखो ये डिमांड है, आप प्राइस बढ़ा दो तो आपको पता है डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल डिमांड ये हो गई, यहाँ पे आ गई। फिर मैं और प्राइस बढ़ा दूं तो डिमांड और कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ प्राइस हो, यहाँ डिमांड ये हो गई। तो इस केस में देखो यहीं पर ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, यहीं पर ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, ना कहीं आगे ना कहीं पीछे, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं हो रहा। उसी मूवमेंट जो डिमांड कर्व है वहीं पर मूवमेंट करा जा रहा है। तो देखो इसको नाम क्या दिया है कि बोला है कि जब भी प्राइस में चेंज आता है और उस वजह से डिमांड में चेंज आता है तो इस वजह से डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, ऊपर होगी या नीचे होगी। और उसी को हम एक बार डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं। अब देखो वो नीचे हुई, डाउनवर्ड ऊपर जाएगा तो अपवर्ड मूवमेंट, और जो नीचे की तरफ मूवमेंट होगी उसको कहा जाएगा एक्सपेंशन इन डिमांड, जिसमें प्राइस कम हो रहा है। अब आप खुद सोचो ना ये बनाते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरा प्राइस है, ठीक है, अब प्राइस कम हो रहा है तो पहले मान लो यहाँ प्राइस था, यहाँ डिमांड थी, यहाँ डिमांड थी, तो प्राइस कम हुआ तो देखो प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड आपको पता बढ़ेगी, यहाँ हो जाएगा। तो पहले पॉइंट यहाँ था इसकी वजह से और अब पॉइंट यहाँ है इसकी वजह से, तो मूवमेंट जो हुई है ना वो डाउनवर्ड हुई है, यानी कि मूवमेंट नीचे हो रही है। तो देखो इसी को हम एक्सपेंशन कहेंगे, बढ़ रहा है, ठीक है ना, डिमांड का। और इसी को हम कहेंगे कि यहाँ पर प्राइस कम हो रहा है इसलिए एक्सपेंशन हो रहा है, मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही है, याद रखना ये। और यहाँ पर अगर हम बात करें सेम यही केस है, प्राइस बढ़ा दो तो प्राइस ऊपर चला जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी तो यहाँ चला जाएगा। तो इस केस में आपका डिमांड कर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहेंगे क्योंकि इसमें प्राइस बढ़ रहा है। बस इतना ही है इसके अंदर। तो आपको ये समझना है कि देर आर टू फैक्टर दैट अफेक्टिंग द डिमांड, वन इज प्राइस एंड अदर इज अदर फैक्टर। So when we change the price, the demand can be changed. When we reduce the price, the demand will rise. When we increase the price, the demand will fall. And these are the two cases of that change in quantity demand. लेकिन वहीं अगर हम बात करें यहाँ शिफ्ट इन डिमांड का, तो अब देखो इसको, देखो बड़े ध्यान से समझना इसको। अब यहाँ देखो, यहाँ चेंज इन डिमांड हो रहा है, यहाँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं है। ऑकर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि अदर फैक्टर में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ प्राइस एज इट इज रहेगा बट डिमांड अपने आप ही बढ़ सकती है और डिमांड अपने आप ही कम हो सकती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत सारे केसेस में इनडायरेक्ट फैक्टर में। तो अब यहाँ प्राइस में चेंज तो हो नहीं रहा, तो क्या होगा, चेंज इन अदर फैक्टर, है ना, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टरों में चेंज होगा। तो इस वजह से क्या होगा, अब हम इसको समझते हैं मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल प्राइस में कोई चेंज नहीं है। अब देखो ये ध्यान से देखना, ये अपना प्राइस का कर्व होता है, ये अपना डिमांड का कर्व है, ठीक है। तो मेरे भाई क्या हुआ, 10 रुपए थे और डिमांड थी फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट। तो ये पॉइंट था, आप बोलोगे भैया ये हमारा डिमांड कर्व है, ऐसे अगर इसमें हम प्राइस ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन भैया हुआ क्या, ये हमारा डिमांड कर्व बन रहा है, लेकिन भैया हुआ क्या, अपने आप ही डिमांड बढ़ गई, अपने आप ही डिमांड 150 हो गई, प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं आया। यानी कि उसी प्राइस पे अब आपकी नई डिमांड हो गई। तो आप देखोगे भैया पुराना डिमांड कर्व ये था, नया डिमांड कर्व ये है, भैया हमारा जो डिमांड कर्व है ना
उसके अंदर ऊपर नीचे कोई मूवमेंट नहीं आई, उसके अंदर कोई ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं आई, लेकिन वो राइट शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ प्राइस सेम था, प्राइस में कोई चेंज ही नहीं था। और यहीं पर अगर इसी पे ही 50 यूनिट की डिमांड हो जाती तो मेरा डिमांड कर्व यहां बन जाता, तो यहां मैं कहता लेफ्टवर्ड मूवमेंट शिफ्ट हो गया। इसी को हम कहते हैं देयर इज नो चेंज इन प्राइस, देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर एंड दैट्स व्हाई डिमांड चेंजेस। ठीक है ना। तो अब देखो इसी को समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, तो देखो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंज, कुछ अदर फैक्टरों में चेंज आया होगा लेकिन प्राइस सेम है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में लेफ्ट शिफ्ट हो गया, डिमांड अपने आप ही कम हो गई, कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। ठीक है ना, अनफेवरेबल सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं थी, फेवर मतलब हमारे फेवर में थी, डिमांड बढ़ गई। ठीक है ना। तो ये इनके एग्जाम्पल है, देखो ये इसका एक पर्टिकुलरली एग्जाम्पल समझा रखा है, ये इसका पर्टिकुलरली एग्जाम्पल समझा रखा है। कुछ नहीं है मेरे भाई, जो भी आप ऊपर पढ़ते आ रहे हो उसी को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। ठीक है ना। चलो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं मेरे भाई। जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज क्रॉस डिमांड। ठीक है ना। और ये क्या होती है, बड़े ध्यान से समझेंगे। क्रॉस डिमांड ना आपको रिलेशनशिप बताती है आपकी डिमांड और आपके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आप याद है, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्ट फैक्टर की बात हो रही है, आप बात आपको समझ में आ रही होगी। इनडायरेक्ट फैक्टर में आता था हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें हमारे दो टाइप के गुड्स आते थे, एक आता था सब्सटीट्यूट गुड्स और एक आता था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अब हम समझेंगे कि डिमांड और इसके बीच में रिलेशन क्या है। अब ये हम जान चुके हैं इनके बीच में हमारे रिलेशन, लेकिन इसके भी ग्राफ हम बनाने सीख लेंगे। लेकिन मुझे पता है ये इनडायरेक्ट फैक्टर है, मैं अभी अभी आपको इनडायरेक्ट फैक्टर जैसे चेंज इन डिमांड कर, चेंज इन डिमांड कहा जाता था, राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, वही बनेगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं, इसके दो टाइप के ग्राफ बनते हैं, कर्व बनते हैं, हमें समझना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ चुके, कभी भी डेफिनेशन या कुछ भी टॉपिक आ जाए, व्हाट इज क्रॉस डिमांड, तो क्रॉस डिमांड मतलब डिमांड और क्रॉस, क्रॉस समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ टी फॉर एग्जाम्पल टी है या फिर कॉफी है, तो हमें पता है टी और कॉफी के प्राइसों में क्रॉस इफेक्ट पड़ने की वजह से उनकी डिमांड में फर्क पड़ता था। अगर चाय का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग अपने आप ही कॉफी की डिमांड बढ़ा रहे थे, तो यही क्रॉस डिमांड होती थी हमारी, है ना, रिलेशनशिप बताना डिमांड और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। लेकिन यहाँ पर वही क्रॉस प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ता है, डिमांड का। तो मेरी भाई बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको दोनों केस समझाता हूँ। मैं आपको पहले सब्सटीट्यूट गुड्स का केस समझाऊंगा, मैं फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस समझाऊंगा। लेकिन ना मेरे भाई इसके दो केस होते हैं, एक केस आपको समझना है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, एक केस आपको समझना है ऑन डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सिंपल सा बोले कि सब्सटीट्यूट गुड्स का ग्राफ बनाओ या कर्व बनाओ, तो ये सेकंड केस में आपको वैसे समझाऊंगा, उसका मैं डिमांड कर्व के साथ कोई रिलेशन नहीं समझाऊंगा। अगर आपको चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही है अभी समझ में आएगी। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो सेम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का डिमांड कर्व जो हम अभी तक बना रहे हैं, जहां पे एक प्राइस होता है और एक क्वांटिटी डिमांड होती है, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, वो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में अलग केस होते हैं। लेकिन सेपरेटली उनमें एक्चुअल में किस चीज में चेंज होने से क्या चेंज हो रहे हैं वो सेकंड केस में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको दोनों फर्स्ट केस समझा, बड़ा सिंपल सा खेल है, डिमांड कर्व आपको पता है, इससे समझ जाएंगे। अगर हम बात करें सब्सटीट्यूट गुड्स की, कि दो चीज है, एक है भैया पेप्सी और एक है कोका कोला। ठीक है ना। तो एक कोका कोला है, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, पेप्सी और कोका कोला है, तो समझेंगे प्राइस पेप्सी का बढ़ गया, सब्सटीट्यूट है दोनों एक दूसरे के, और डिमांड अपने आप ही कोका कोला की बढ़ जाएगी, लोग कहेंगे कि हम तो कोक पियेंगे अब। ठीक है ना। तो क्या हुआ, अभी हम डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, तो अभी हम डिमांड किसकी बात कर रहे हैं, कोका कोला की, तो पेप्सी के प्राइस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे कोका कोला के ही प्राइस की। अब आप बोलोगे भैया उसमें तो कोई चेंज नहीं है, हाँ तो जायज बात है, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे प्राइस ऑफ कोक, कोक लिख देते हैं, और यहाँ लिख देंगे डिमांड ऑफ कोक। तो आप बोलोगे भैया इसका प्राइस तो सेम है और पहले भी इसकी कुछ इस पर्टिकुलर लेवल की डिमांड थी, ये ग्राफ बन गया हमारा, ये था। लेकिन भैया अपने आप ही पेप्सी में क्या हुआ, प्राइस में इंक्रीज आ गया, तो उस वजह से डिमांड जो है ना थोड़ी सी बढ़ गई इसकी, लेकिन प्राइस भैया अभी भी वही है। यहाँ पर आप कहोगे भैया ये तो इनडायरेक्ट, हाँ तो ये इनडायरेक्ट फैक्टर ही तो है, ये इनडायरेक्ट फैक्टर ही तो है, ये इनडायरेक्ट फैक्टर ही है, इसी का तो हमने केस पढ़ा है, यही तो हम समझ रहे हैं, ये इनडायरेक्ट केस है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, सब्सटीट्यूट गुड्स का केस है, यही क्या, यही आंसर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में फॉर एग्जांपल चलो हम बात करते हैं कार और पेट्रोल की फॉर एग्जांपल, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड अपने आप ही कार की क्या हो रही है मेरे भाई, कम हो रही है अपने आप ही। लोग क्या करेंगे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ते हुए देख रहे हैं, गेट टुगेदर टू फुलफिल द सिंगल वांट है, तो कार का प्राइस तो कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस तो पेट्रोल का बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड अपने आप ही कार की कम हो रही है। तो यहाँ पर मान लो ये अपनी पहले एक पर्टिकुलर डिमांड थी, ये बन गया अपना डिमांड कर्व, और अब प्राइस पेट्रोल का बढ़ा है, तो हम यहाँ पर जो केस लिखेंगे वहाँ प्राइस ऑफ पेट्रोल थोड़ी ना लिखेंगे, हम तो प्राइस ऑफ कार ही लिखेंगे, और हम तो डिमांड ऑफ कार ही लिखेंगे।
लेकिन हमारे कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, पेट्रोल के प्राइस डिमांड में अपने आप चेंज आ गया। क्या हुआ, अपने आप कम होने लगी, डिमांड कम हो गई, यहाँ पर आ गई, ये लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मेरे भाई जब के केस है जब हम डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं। अगर हम इन केस में डिमांड कर्व की बात नहीं करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट केस, तब ये एक अलग चीज बन के आएगी। क्या चीज बन के आएगी, अब समझते हैं उस चीज को। तो बड़े ध्यान से समझना। अब आप सब्सटीट्यूट गुड्स में ग्राफ बना रहे हो और कॉम्प्लीमेंट्री में ग्राफ बना रहे हो। अब ये क्या केस है भैया, यहाँ आप डिमांड कर्व की बात नहीं कर रहे, पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ डिमांड कर्व की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर वही सेम कोक और पेप्सी। हमने क्या करा था पिछली बार, पेप्सी का प्राइस बढ़ा दिया था, तो हमने देखा था कोक की डिमांड अपने आप ही बढ़ने लग गई थी। तो आप बताओ यहाँ पर दो चीजों में फर्क पड़ रहा है। डिमांड कोक की बढ़ रही है बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कोक उसका रिलेटेड गुड्स है, सॉरी प्राइस और पेप्सी और कोक एक दूसरे के रिलेटेड गुड्स है, तो उनमें चेंज आ रहा है। तो एक्चुअल जिस चीज में चेंज आ रहा है उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, ना कि प्राइस और उसी की डिमांड को चेंज। यानी कि कोक की डिमांड बढ़ रही, तो पिछले केस में हमने कोक के प्राइस से रिलेट करा था, जहां हमने कहा था इसमें तो कोई चेंज नहीं, ये बढ़ रही है। लेकिन यहाँ आपको ये नहीं करना, यहाँ जिसमें एक्चुअल में चेंज आ रहा है उसको बढ़ाते हुए दिखाना है। कैसे, जैसे मान लो ये हमारा प्राइस लिखना है यहाँ पे हम, तो प्राइस किसका बढ़ा, आप बोलोगे यहाँ लिखेंगे भैया हम प्राइस ऑफ पेप्सी। देखो दो डिफरेंट गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे डिमांड ऑफ कोक। अब देखो पहले मान लो यहाँ प्राइस था ठीक है, और इसका एक पर्टिकुलरली यहाँ कुछ डिमांड थी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे केस था अपने, ऐसे कुछ डिमांड थी, इस केस की वजह से इसकी कुछ डिमांड थी ऐसे। अब हुआ क्या, हमने देखा इसका प्राइस बढ़ते हुए देखा और इसकी भी डिमांड बढ़ते हुए देखी। देखो प्राइस उसका बढ़ रहा है लेकिन डिमांड डिफरेंट गुड्स की बढ़ रही है, तो उस हिसाब से नया पॉइंट के हिसाब से ये पॉइंट यहाँ के हिसाब से यहाँ मिलेगा और ये पॉइंट यहाँ के हिसाब से यहाँ मिलेगा, और डिमांड कर्व हमारा कुछ उल्टा बन रहा है इस बार। ये हमारा डिमांड कर्व है। सोचो यहाँ कोई राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ जिन दो चीजों में चेंज आया उनका ग्राफ बना के हमने आंसर बना दिया। जैसे यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे तो कार और पेट्रोल में अगर हम पेट्रोल का प्राइस बढ़ा रहे थे तो कार की जो डिमांड थी वो कम हो रही थी। तो अब इसको अगर बनाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ प्राइस लिखने वाले हो, लेकिन प्राइस किसका लिखने वाले हो, पेट्रोल का। क्योंकि ये जो आप ग्राफ बना रहे हो डिमांड कर्व पे नहीं बना रहे हो। जब भी आप डिमांड कर्व पे ग्राफ बनाओगे तो आप उसी गुड्स का प्राइस और उसी गुड्स का डिमांड लिखोगे। यहाँ पर जो चेंज आ रहा है हम वो लिख रहे हैं। तो दूसरा केस अगर मैं बनाऊं तो यहाँ मेरी डिमांड है, यहाँ मेरी डिमांड है, तो अब हो क्या रहा है, पहले मान लो प्राइस ये था, डिमांड ये थी, अपना सब सेट था, लेकिन यहाँ प्राइस बढ़ी और यहाँ डिमांड कम हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो यहाँ पर जो हमारा जनरली डिमांड कर्व वाले ग्राफ बनते थे मूवमेंट, वैसा ही बन रहा है। यहाँ कुछ इस तरीके से बन रहा है, यहाँ कुछ इस तरीके से, लेकिन ये इनडायरेक्ट फैक्टर का है और ये भी इनडायरेक्ट फैक्टर का है और ये भी इनडायरेक्ट फैक्टर का है। लेकिन ये इनडायरेक्ट फैक्टर की बात हो रही है ऑन डिमांड कर्व, लेकिन यहाँ पर आप ऑन डिमांड कर्व नहीं बात कर रहे, डिमांड कर्व पे नहीं बना रहे हो इस चीज को। दैट्स वाई इस पर इसे ऐसे हमें ग्राफ बनाना है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। सेम इसी में इंफीरियर और आपके बाकी के गुड्स आ जाते हैं, नॉर्मल गुड्स आ जाते हैं। अगर नॉर्मल और इंफीरियर पे कोई आपसे पूछे, अब आ जाते हैं नॉर्मल गुड्स पे। चलो नॉर्मल गुड्स पे आते हैं। अब आपको पता है नॉर्मल गुड्स की कहानी जो होती है ना, या फिर इंफीरियर गुड्स की जो कहानी होती है, वो आपको पता है उसका लेना देना किससे होता है, आपको पता है उसका लेना देना होता है हमारी इनकम से। जिससे एक्चुअल में रिलेशन होता है उससे बात करो। तो अब यहाँ पर दो चीज है, मान लो मेरी अगर इनकम बढ़ गई तो आपको पता है इंसान नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाता है, तो इनकम बढ़ी और नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ी। यहाँ आपकी इनकम अगर कम हो जाती है या फिर मान लो आपकी इनकम बढ़ जाती है, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हो। आप कहते हो कि अब कौन खरीदे, अब तो हम लग्जरी चीजें खरीदें। तो यहाँ आप लिखोगे मेरे भाई इनकम और यहाँ आप लिखोगे डिमांड। तो मान लो ये इनकम थी, ये आपका डिमांड था, ऐसे ऐसे ग्राफ बना हुआ था। अब हुआ क्या, आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ गया, आपने डिमांड भी बढ़ा दिया, तो नया पॉइंट यहाँ से मिला के यहाँ बनेगा, ये हमारा। ये कोई आप देखो यहाँ हम प्राइस लिखते हैं लेकिन यहाँ प्राइस नहीं आता, हम जो नॉर्मल चीज़ों में फर्क पड़ रहा है उन्हीं चीज़ों को लिख रहे हैं। और यहाँ पर भी सेम आते हैं, यहाँ पे हम इनकम लिखेंगे और यहाँ हम डिमांड लिखेंगे। इंफीरियर गुड्स की डिमांड केस बना रहे हैं हम। तो यहाँ मान लो ये हमारी इनकम थी, ये हमारा डिमांड था, ग्राफ हमारा ऐसे मिला हुआ था। अब हुआ क्या, हमारा इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो गया। तो हमने पढ़ा ये इंफीरियर गुड्स का हमने डिमांड इन सॉरी एक उल्टा हो गया, ध्यान से देखते हैं।
हमारे इनकम बढ़ गया, तो इनकम हमारा यहाँ बढ़ गया, ये लो ये पॉइंट इनकम दिखा रहा है। लेकिन मेरे भाई डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई यानी कि यहाँ आ गई डिमांड, क्योंकि आपने घटिया क्वालिटी के वस्तु की डिमांड कम कर दी, जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो ये ग्राफ बन गया। ये इनडायरेक्ट फैक्टर ही है, लेकिन आप देख रहे हो इसमें मूवमेंट हो रही है, क्योंकि हम इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, ना कि प्राइस और डिमांड के बीच में। लेकिन मेरे भाई अगर इसी सेम केस को, बड़े ध्यान सुनना, अगर इसी सेम केस को मुझे ऑन डिमांड कर्व बनाना पड़े, इन दोनों केसेस को डिमांड कर्व पे, तो अब आपको पता है डिमांड कर्व पे दो चीजें होती है, एक प्राइस और एक डिमांड। तो अब आप बताओ, क्या नॉर्मल गुड्स के प्राइस की ये पर्टिकुलर डिमांड था मान लो, क्या नॉर्मल गुड्स के प्राइस में कोई चेंज आया? नहीं, नॉर्मल गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन नॉर्मल गुड्स की डिमांड अपने आप बढ़ गई, यहाँ मिल गई डिमांड अपने आप में बढ़ गई, राइट वर्ड शिफ्ट, इनडायरेक्ट फैक्टर। डिमांड कर्व पे कैसे बनाएंगे, यही तो हम डिफरेंस में ही पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ जब हमें इनकम में बनाना था तो अलग 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 ग्राफ बन रहा था। और सेम यहाँ पर आप देखो प्राइस बढ़ रहा है नहीं, लेकिन जो इंफीरियर गुड्स है, घटिया क्वालिटी, उसका डिमांड अपने आप ही कम हो रहा है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो मेरे भाई इतना ही था इस लास्ट टॉपिक के अंदर। इसके बाद मैं इसकी एक और वीडियो डालूंगा जहां पर मैं डिस्कशन करूंगा इसके कुछ एमसीक्यूज या इसके कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस पर, और फिर हम कहेंगे कि हाँ जी हमारा डिमांड चैप्टर अच्छे से स्ट्रांग हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।